रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में साबिक शामी सदर बशारुल असद को जहर देकर कत्ल करने की कोशिश की गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बशारुल असद ने रशिया के दारुल हुकूमत मॉस्को में तबीयत खराब होने पर तिब्बी इमदाद तलब की। बशारुल असद को शदीद खांसी और सांस लेने में दुश्वारी का सामना हो रहा था। साबिक शामी सदर का इलाज उनके अपार्टमेंट में किया गया। रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि मुख्तलिफ टेस्ट की रिपोर्ट्स में बशारुल असद को जहर देने की तस्दीक हुई है। बशारुल असद की हालत अब बेहतर बताई जा रही है। रशिया या साबिक शामी सदर के जो ज़राए हैं उन्होंने बशारुल असद को जहर देने जाने की जो इतलात हैं उनके मुतालिक कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है। किस हद तक ये स्पेकुलेशन है, किस हद तक ये ऑफिशियली कॉन्फर्मेशन है, इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। बशारुल असद के अलावा उनकी अहलिया भी शदीद बीमार रिपोर्ट की जा रही हैं और उनको कैंसर का इलाज जो है वो उनका कंटिन्यूड है। रशिया के अंदर शाम के साबिक सदर को कत्ल करने की कोशिश का इंकशाफ अब एक बड़ी अहमियत इख्तियार कर रहा है। शक ये किया जा रहा है कि शायद बशारुल असद को कत्ल करने की साजिश में भी इसराइल कहीं ना कहीं मुलविस हो। इससे कबल भी इसराइल से मुख्तलिफ ममालिक में ऑपरेशन करके हमने असैसिनेशन के मामला भी होते हुए देखे हैं। मुख्तलिफ शख्सियात को कत्ल भी किया गया है। बशारुल असद शाम से फरार होने के बाद रूस ही क्यों गए, ये भी एक अहम सवाल है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कई साल से उनका एक इत्तेहाद कायम था। बशारुल असद और रूस के कितने करीबी ताल्लुकात थे, इस पर भी एक नज़र डालते हैं। 2011 की खाना जंगी के दिनों में रूस बशारुल असद का अहम इत्तेहादी बनकर सामने आया था और रूस ने शाम में 2 फौजी अड्डे कायम कर रखे हैं। 2015 में रूस ने बशारुल असद की हिमायत में शामी बागियों पर फ़िज़ाई हमले किए। रूसी कार्रवाइयों में 9 बरस में 21,000 से ज़ायद अफराद हलाक होने का इंकशाफ किया गया। खाना जंगी के दौरान मुल्क से लाखों डॉलर बाहर लिए जाने की गर्ज से बशारुल असद के ख़ानदान ने मॉस्को में 18 इंतहाई पुरतईश अपार्टमेंट्स खरीदे थे। बशारुल असद के 22 बरस के बड़े बेटे हाफिजुल असद मॉस्को ही से PhD कर रहे हैं। दमिश्क पर बागियों के कब्जे के बाद रूस ने भरपूर सफारती कोशिशों से बशारुल असद के मॉस्को फरार को यकीनी बनाया था। ये एक रीकैप हमने दिया है कि किस तरीके के ये ताल्लुकात रहे हैं। डॉक्टर कमर चीमा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। ये जो खबरें हैं किस हद तक हम समझें कि इनके ऊपर इन्हिसार कर सकते हैं, और क्या ये जो स्पेकुलेशन है कि इजराइल इसमें मुलविस है, इज़ दैट अ पॉसिबिलिटी? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई अभी खुल के समझ नहीं आ रही कि किसने जहर दिया, कौन इसमें मुलव्वस हो सकता है। लेकिन ये बात तो है कि जो रशियन सोर्सेज खुद कह रहे हैं, जाहिर बात है उनका मीडिया बड़ा कंट्रोल्ड है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो असद तक पहुंचती है, जो असद तक लोग पहुंचते हैं वो बड़े जारी बात है गिने चुने लोग हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है कि उन तक जहर दिया गया है। लेकिन कौन इसके पीछे हो सकता है, एक बात। दूसरा, इसका मतलब ये भी है कि जिस तरह रशिया ने मॉस्को तक बशारुल असद को पहुंचाया है, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। शायद कुछ लोग ये समझते हों कि इनका यहाँ पहुंच जाना एक ऐसी लेगेसी को क्रिएट किया जा रहा है। सो वंस फॉर ऑल बशारुल असद की जो पर्सनालिटी है उसको ख़त्म कर दिया जाए ताकि वो दोबारा कभी अपने दोस्तों की मदद से वापस सीरिया में ना आ सकें। सो ये बात जो है वो शायद इस हद तक नज़र आ रही हो। लेकिन आपको पता है इजराइल के जो एजेंट्स हैं वो पूरी दुनिया में हैं, बड़े टेक्निकली वो काम करते हैं। माजी में भी बहुत सारी कार्रवाइयाँ उन्होंने की हैं, कुछ बैद नहीं है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है, सो कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर ये रूस के अंदर इस तरह की कार्रवाई हुई है, रूस के दिफाई निज़ाम पर भी क्वेश्चन है। फिर देखिए, रूस के दिफाई निज़ाम पे तो क्वेश्चन किस तरह करना है। अगले दिन उनका अपना जनरल विद इन मॉस्को मारा गया है, जिसको एक बेसिकली सेंट्रल एशियन स्पाई जो था उसने एक मोटरसाइकिल लगाया हुआ था, और वो जो जनरल साहब थे वो न्यूक्लियर इश्यूज़ को देखते थे। तो सारी बात है। एंड विद इन दैट यूक्रेनियन बहुत सारे जो ड्रोन्स हैं वो रूस तक पहुंच रहे हैं, और उन्होंने बड़ी बिल्डिंग्स में हमले भी किए हैं। इवन के 1000 किलोमीटर इनसाइड रशियन टेरिटरी आके यूक्रेनियन जो ड्रोन्स हैं वो चल रहे हैं। सो द क्वेश्चन इज़ कि उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया जा सकता है। एंड पर्टिकुलरली बशारुल असद पे हमला मैं समझता हूँ ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है। अगर रूस अपने मेहमानों को और अपने इस तरह के शख्स जिसके इतनी वो सपोर्ट करते हों और उसको बुलाए भी खुद, लेके भी खुद जाएं, अजाइलम भी खुद दें और प्रोटेक्ट भी ना करें, तो क्वेश्चन मार्क तो बड़ा लगेगा। राइट। शाम के बाद ये भी स्पेकुलेशन अगैन कि इजराइल की जानिब से ईरान में रिजीम चेंज हो सकता है।
ये किस हद तक स्पेकुलेशन है, किस हद तक पॉसिबिलिटी है? देखिए, ये स्पेकुलेशन इसलिए है क्योंकि गज़ा के अंदर जो हमास है वो कमज़ोर है, लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह कमज़ोर हो गई है। अगर आप देखें कुछ अर्सा पहले से एक चीज़ नज़र आ रही है कि जो होती बागी हैं या रेबल्स जिन्हें कहते हैं या जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं वो जो हैं वो लगे हुए हैं और वो इसराइल पे हमले कर रहे हैं। सो क्वेश्चन ये है कि इस वक्त ईरान के पास कोई ख़ास मजबूत सपोर्ट खित्ते में नहीं है और सीरिया जैसे मुल्क तक का इक़्तिदार ख़त्म हो जाना और यहीं से तो सारी की सारी सप्लाई जो है वो लेबनान में जाती थी और फिर आगे गज़ा पैलेस्टाइन में जाती थी, तो वो सारी की सारी सप्लाई चेन टूट गई है। सो ज़ाहिर बात है बाकी जो ग्रोह हैं वो भी कमज़ोर हो रहे हैं। तो अब ज़ाहिर बात है जो अमेरिकन एंड इजरायली जो डिसीजन मेकर्स हैं वो इस चीज़ में ज़रूर सोच रहे होंगे कि कुछ ऐसा ज़रूर किया जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है रजीम चेंज की ईरान के अंदर बड़ी कोशिशें हुई हैं। माजी रिसेंटली भी कुछ कोशिशें हुई हैं कुछ अर्सा पहले, लेकिन नाकाम हुई हैं। सो लेट्स सी कि इसमें क्या रिजल्ट मिलता है, लेकिन ख़तरात तो वाकई नज़र आ रहे हैं कि ईरान जो है वो टारगेट हो सकता है इन केस हमास के अंदर गज़ा के अंदर और लेबनान के अंदर कम्प्लीटली जंगबंदी हो जाती। जैसे ट्रम्प साहब आ रहे हैं वो कह रहे हैं, तो मे बी आपको पता है कि ट्रम्प साहब जो हैं वो उन्होंने जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो है उससे भी पीछे हट गए थे और ईरान के हवाले से वो एक टफ लाइन रखते हैं। तो मे बी वो कुछ ऐसा अलाउ करें इजराइल को कि वो ईरान पे हमला करें। यही मेरा आपसे क्वेश्चन होना था। कुछ ही दिन रह गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ओथ ले लेंगे और वो यही कहते रहे कि मैं जंगें ख़त्म करूंगा। उनके इलेक्शन जीतने पर इसराइली वज़ीर ख़जाना ने यह बयान दिया था कि अगले साल हम मगरबी किनारे को इसराइल में ज़िम कर लेंगे। वो बड़े पॉजिटिव नज़र आते हैं इस वक्त। क्या नक्शा बनता नज़र आ रहा है आपको? देखिए, ज़ाहिर बात है ये जो वेस्ट बैंक की सिचुएशन है ये विद इन अमेरिका भी इसके ऊपर कोई इतना लंबा चौड़ा कंसेंसस नहीं है, क्योंकि ये कहा जाता है कि इसको ऐसे ही रहने दें जैसे है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि विद इन अमेरिका ही तमाम धड़े जो हैं वो इजराइल के ऊपर क्वेश्चन मार्क भी नहीं लग सकते। इवन कि मैं समझता हूँ जो बाइडेन अपना इलेक्शन हार गए क्योंकि उनकी अपनी जो एक लिबरल वेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी उन्होंने उनको सपोर्ट नहीं किया, बिकॉज जिस तरह जो फ़लस्तीन के गज़ा के हालात थे। सो लग ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर पावर में आते हैं तो वो उन लोगों को अपॉइंट किया हुआ है जो बहुत ज़्यादा प्रो इजराइल हैं, एंटी ईरान हैं, हॉक हैं, तो कुछ भी कहा जा सकता है। और आपको पता है लास्ट टाइम उनके सन इन लॉ जैरेड कुशनर जो है उन्होंने कैपिटल भी चेंज करवाया था इजराइल का। सो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी जो मुमकिन हो सकती हैं। सो लेट्स सी कि क्या होता है। Right, let's see what will happen. Thank you so much, Dr. Saab, for joining us on the program. यकीनन जो इंटरनेशनल जो भी इवेंट हो रहे हैं उसका डायरेक्ट ताल्लुक पाकिस्तान के ऊपर भी आता है, इसलिए वी कीप अ क्लोज वॉच कि इंटरनेशनली दुनिया में क्या तब्दीलियाँ हो रही हैं।